ट्वेल्थ क्लास नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हिस्टेरिसिस। लास्ट टाइम हमने बात की थी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, बट उसी मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप धीरे धीरे से बढ़ाते हो या धीरे धीरे से कम करते हो तो उस सिचुएशन में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो कितना मैग्नेटाइज होता है, कितना डीमैग्नेटाइज होता है, इस चीज़ को हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो पहले तो यहाँ पर डेफिनेशन की बात करें तो लैग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। लैग का मतलब क्या होता है? पीछे रह जाना। तो किससे पीछे जाना? अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को लगाते हो, मैग्नेटाइज करते हो, डीमैग्नेटाइज करते हो, तो उसके अंदर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डेवलप हुई है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, वो आपके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा सा चेंज रहेगी। वो कितना चेंज रहती है, उनमें लैग जो होता है, उनमें जो डिफरेंस आता है, डेट इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। तो इस चीज़ को हम डायग्राम के अकॉर्डिंगली हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर H जो यहाँ पर शो कर रहा है डेट इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, कितना लगा रहे हैं हम, और I इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ है। तो स्टार्ट यहाँ से होगा डायग्राम में। आपके पास O पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करते हैं, H की वैल्यू बढ़ाते हैं, यानी कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो इस तरह से कर्व के अराउंड जो है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगी, I की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ पर सैचुरेशन आ जाएगी, उसके बाद जो है I की वैल्यू बढ़ना बंद हो जाती है। अब इस सिचुएशन में अगर मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करते हैं, पीछे की तरफ लेके जाएंगे हम H की वैल्यू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये कर्व जो है वो A से B की तरफ मूव करेगा। अब आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दिया, तो इस सिचुएशन में भी आपके पास जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दिख रही है, डेट इज इक्वल टू O से लेकर B तक ये हाइट आपको दिख रही है। तो OB जो है वो बच गई है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, अगर आपने अप्लाइड जो है मैग्नेटिक फील्ड को ख़त्म भी कर दिया है। तो OB स्टिल लेफ्ट इन द स्पेसिमेन, द OB गिव द मेजर ऑफ रिटेंटिविटी। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इस चीज़ को आपने याद रखना है कि जो आपके पास मैग्नेटिक इंटेंसिटी बच गई है अप्लाइड फील्ड लगाने के बाद, अगर आपने उसको पूरी तरह डीमैग्नेटाइज कर दिया है, तो डेट क्वांटिटी जितनी आपके पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बचती है, विच इज़ कॉल्ड रिटेंटिविटी ऑफ द स्पेसिमेन। अब उसके बाद अगर आप चाहते हो कि मटेरियल के अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बिल्कुल जीरो करनी है, तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा। और वो कितना फील्ड हमने लगाया? O से लेकर C तक। जब आप नेगेटिव डायरेक्शन से O से लेकर C तक मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो वैल्यू जो है वो जीरो पर आ जाती है। तो इस सिचुएशन में आप इसको क्या बोलोगे? द वैल्यू ऑफ रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड सो एज टू रिड्यूस अ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म टू जीरो। जो बचा हुआ मैग्नेटिक फील्ड है उसको जीरो करने के लिए जो आपको रिवर्स में मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगानी पड़ती है, तो उसको बोलते हैं कोरेसिविटी, विच इज कॉल्ड कोरेसिविटी ऑफ द मटेरियल। अब नेगेटिव में अगर आप थोड़ा सा और इंक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये वैल्यू जो है नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगी, यानी कि स्पेसिमन या मटेरियल फेरोमैग्नेटिक रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा, O से लेकर C तक। यहाँ फिर से सैचुरेशन आ जाएगी। दिस पॉइंट इज D पॉइंट। O से शुरू किया, A B C एंड D पॉइंट, और D पॉइंट से अगर आप मटेरियल को वापस जो उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी को कम करते, बाहर से अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को कम करते हो, तो आपके पास जो है इस तरह से ग्राफ बनेगा टुवर्ड्स E से फिर अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो इस तरह से आपके पास एक कर्व बनेगी। दिस लूप इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लूप। तो दो टर्म्स जो आपने यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखनी है, डेट इज द रिटेंटिविटी क्या चीज़ होती है और कोरेसिविटी क्या चीज़ होती है। तो इस आर्टिकल को आपने पढ़ना है, और जो आपके पास हिस्टेरिसिस लूप यहाँ पर बन रही है, दिस हिस्टेरिसिस लूप गिव्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस
इन द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन के प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी लॉस होता है डेट विल बी गिवन बाय दिस लूप। अगर इस लूप का एरिया कम है तो एनर्जी लॉस भी कम होंगे, अगर इस लूप का एरिया ज़्यादा है तो एनर्जी लॉस भी ज़्यादा होते हैं।